Wales College, you will see a difference of learning, teaching and learning. Okay, वो हम यहाँ पे बेटा आपको बताएंगे लैब वर्क जो है वो क्या है. अच्छा, as far as the introduction is concerned, first of all, I'll introduce myself to you and then I'll be having your introduction. Okay, जल्दी से बेटा आज ये बातें कर लेते हैं, एक दूसरे को पहचान लेते हैं, जान लेते हैं. सही है, मैं कुछ अपनी बात करूंगा, कुछ आपकी बात सुनूंगा बेटा. सही की रिक्वायरमेंट से उसके मुताबिक आप जो है वो बात करेंगे. सही है. सबसे पहले बेटा मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता हूँ. माय नेम इज आरिफ इकबाल अंसारी एंड आई एम एमएससी फिजिक्स from University of Karachi. I did my MSc way back in 1994. Then I started my professional career as a physics teacher in different private institutions. And after that, in 1999, I got selected as a physics lecturer in Pakistan Air Force College in 17th grade. I worked there for some time, then I resigned. And I joined City School PF chapter, and I worked there for 7 continuous years as O-level physics teacher. And then in 2005, I became part-time A-level physics teacher, and I joined Beacon House Jubilee campus. And I worked there for 9 continuous years as A-level part-time physics teacher. In the meantime, I worked in some other institutions, and currently I'm teaching in 5 colleges. Okay, and one more thing which is very important to you, okay, beta, I'm not a lab teacher. I am a theory teacher, and wherever I teach theory, I do the practicals for my students on my own. So I take the lab. मैं असिस्टेंट पे लैब नहीं छोड़ता, मैं खुद लैब लेता हूँ. तो आप जब प्रैक्टिकल कर रहे हो बेटा, तो एक जो है वो प्रोफेशनल टीचर से प्रैक्टिकल कर रहे हो, लैब असिस्टेंट से नहीं कर रहे. ये बात ध्यान में रखना. सही है. और अल्लाह का शुक्र है जितने भी टीचर वेल्स कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, एक्सपीरियंस वाइज सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है मुझे ए लेवल्स पढ़ाने का. सही. और करंट जो रिजल्ट्स हैं हमारे A2 के जो रिजल्ट्स आए वो भी मतलब बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है. जिन कॉलेजेस में मैं A2 पढ़ाता हूँ, यहाँ नहीं पढ़ाते A2 में, जिन कॉलेजेस में मैं A2 पढ़ाता हूँ वहाँ पे मोर देन 61% जो है, मोर देन 60%, 61% A और A स्टार के बच्चे हैं, A और A स्टार में पास हुए. और मोस्टली उनमें ऐसे बच्चे होते हैं बेटा जो ट्यूशन वगैरह नहीं लेते, सिर्फ हम ही से पढ़ते हैं. सही. तो आपको ये मैं सब बातें इसलिए कर रहा हूँ, अपनी तारीफ के लिए नहीं कर रहा बेटा, आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए कर रहा हूँ कि आप इस सेक्शन में जिस से प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो लैब असिस्टेंट नहीं है, बाकायदा एक जो है वो टीचर है, बहुत एक्सपीरियंस टीचर. सही. मैं यहाँ पे जो है वो लैब ऑन रिक्वेस्ट कराता हूँ क्योंकि मैं प्रैक्टिकल एग्जाम सुपरवाइजर हूँ 16 साल से. तो प्रैक्टिकल एग्जाम सुपरवाइजर होने की वजह से यहाँ वेल्स वालों ने मुझसे कहा कि भाई आप प्रैक्टिकल्स कराएं हमारे बच्चों को, तो मैं यहाँ प्रैक्टिकल्स कराता हूँ. सही है. और दूसरी सारी जगहों पे मैं जो है वो थ्योरी पढ़ाता हूँ. ठीक है. तो करंटली आई एम टीचिंग इन वेल्स कॉलेज सेंट माइकल. आई एम ऑल्सो टीचिंग इन हेक्सिस कॉलेज, इन बहरिया कॉलेज. और इसके अलावा बेटा एक और कॉलेज है उससे मेरी बातचीत चल रही है, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा, है ना. मोस्ट प्रोबेबली ईडन कॉलेज का मैं ज्वाइन करूँगा. सही है. अगर वो वहाँ कंफर्मेशन सारी बातें मतलब हो गई. तो ये सारी बातें मैंने अपने मुतालिक बताया बेटा. इसके अलावा मैं जो है वो PGCC MSc के साथ PGCC किया हुआ है. ये जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होता है बेटा, इसकी सर्टिफिकेशन होती है ना, वो कोर्स भी किया हुआ है. एंड एज फार एज my teaching career is concerned, it is it is of 26 years, 26 years of experience behind me, and it is that kind of teaching experience. तो बेटा इंशाल्लाह आपके साथ जब आप यहाँ आएंगे तो फिर आप लैब को जो है वो
जब लैब वर्क करेंगे तो उसको एंजॉय करेंगे, सारी बातें सीखेंगे, एक एक चीज जो है the teacher who checks all the practicals of the student, करेंगे वो मैं सारा चेक करूंगा, देखूंगा, उसको पॉइंट आउट करूंगा, तो उससे बहुत फायदा होता है। मोस्टली टीचर्स जो है बुकलेट चेक नहीं करते, लेकिन मैं बुकलेट चेक करता हूँ पूरी, और जो बुकलेट यहाँ चल रही है वो मेरी ही बनाई हुई है, डिफरेंट टीचर्स भी इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन वो है मेरी बुकलेट। सही है। तो अब मैं बेटा थोड़ी सी बातें जो है वो आपसे मुतालिक पूछा हूँ। आपने आपने बेटा करना क्या, सुनो, आपने सिर्फ अपना नाम बताना है, प्रीवियस स्कूल बताना है, और जो भी आपका ग्रेड है ना, मतलब अगर आपने एग्जाम दे दिया या एक्सपेक्टेड जो या मतलब जो भी ग्रेड स्कूल का है आप वो बता दें, फाइनल ग्रेड फिजिक्स में आपका कैसा ग्रेड आता है, बस ये बता दें। ठीक है, तो मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि ये यू स्टैंड, ओके, दिस इज फॉर दैट पर्पज ओनली। सही है। तो जल्दी से बेटा हम बात करते हैं कि बच्चे का नाम पुकारेंगे, वो जल्दी अपना नाम बताएगा, प्रीवियस स्कूल बताएगा, और फिजिक्स में उसका क्या ग्रेड आता है इंटरनल एग्जाम में जो भी आता है बेटा वो। जावेद, ओपन योर माइक बेटा। अब्दुल रहमान। अच्छा, एवरीबडी हैज टू रिस्पॉन्ड। सही है, आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो वो जो है वो मैनेजमेंट भी उसको नोट करती है, टीचर भी नोट करते हैं, ये बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ये माइक नहीं खोल रहा। सही, इसका बेटा ख्याल करेंगे। सही, चलें, अदीन आसिफ, ओपन योर माइक। नाम तो मैं आपको देख ही रहा हूँ, आप बस सिर्फ अपने ये बताएं कि प्रीवियस स्कूल क्या था, ग्रेड क्या था। क्लास में होते तो नाम पूछते हैं। अदीन आसिफ, अफीफा खान। यस सर। बेटा आप बताइए अपना प्रीवियस स्कूल। सर अफीफा खान एंड माय प्रीवियस स्कूल इज रेंजर्स हेलो, पब्लिक स्कूल। आवाज नहीं आ रही आपकी, जोर से बोलें। सर अफीफा खान एंड माय प्रीवियस स्कूल इज रेंजर्स पब्लिक स्कूल। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर आ रही है। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही बेटा, जोर से बोलेंगे आप। सर अफीफा खान। हेलो अफीफा खान। आपको आ रही है आवाज? है ना? चले, कोई बात नहीं। अलिशबा बेटा, अलिशबा अपना माइक खोले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हैं आप? Alhamdulillah sir. Sir, I've done my O levels from Sunbeams Grammar School, and my physics grades were mostly A star. In my mocks, I also got A star, and the mids as well. सही, माशाल्लाह। अच्छा, ये कौन है? अम्मार बिन अली। हेलो, हेलो, अम्मार बिन अली बेटा बताइए। हेलो, हाँ भाई अम्मार। अच्छा चलो, अम्मार नहीं बोल रहे भाई, आगे चलते हैं। चलिए, चीटिंग में क्या है? अच्छा अच्छा, अच्छा, ऐमन औरंगजेब, माइक खोलो बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये आवाज कम क्यों आ रही है? एक मिनट, अब बोले बेटा। My name is Aimana Izzy. हाँ बोले। I'm from the Forbes High School and
In physics, I usually get an A. अच्छा अच्छा अच्छा। अब बात करते हैं, एक मिनट या जरा मैं देखूँ ये माइक कनेक्टेड सही है या नहीं। हाँ हेलो, फाइज सिद्दीकी माइक खोलो बेटा। सर जी फाइज अपना नाम अपना जो स्कूल बताइए, I've done my O levels from Karachi previous Public School. school and the grade that you used to score। फाइज आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। Yes, sir. Sir, I have done my O levels from Karachi Public School. हाँ आ रही है बेटा आवाज आ रही है। सही, अब बताओ बेटा जल्दी जल्दी, फाइज टाइम जा रहा है। Sir, प्रीवियस स्कूल, I've joined the class late, so can you please repeat it again? अच्छा, you joined the class late। Yes, sir. 10 minutes late. ओके, तो मेरे बस बता दो अपना बेटा स्कूल कौन सा था प्रीवियस। Karachi Public School, PCH कराची पर। branch. और क्या ग्रेड आता था आपका बेटा। AA and B, 1B. अच्छा चलो सर, गुड। अब्दुल रहमान जावेद। सर। वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप, बताइए जल्दी जल्दी स्कूल बताइए प्रीवियस। सर फ्रोबल्स हाई स्कूल। अच्छा अच्छा, और क्या ग्रेड आता है आपका बेटा फिजिक्स में। सीआई, अच्छा फिजिक्स में से मैं कंसिस्टेंट नहीं होता था, कभी ए आता था कभी बी, लेकिन मॉक्स जो अभी रिसेंट हुआ था उसमें ए स्टार आया था। वेरी गुड, शाबाश। चलो, और अदीन आसिफ से बात की हमने, अदीन आसिफ। अफीफा से तो बात की मेरे ख्याल से। अफीफा बेटा उस वक्त आवाज नहीं आ रही थी मुझे ना सही, अब बताइए अफीफा। Yes, sir. आवाज आ रही बेटा है? आप हाँ अब आ रही है आवाज, बताइए। Sir, Fifa Khan, and my previous school is Ranger. My previous school was Rangers Public School. अच्छा, और ग्रेड क्या आता है बेटा आपका फिजिक्स Sir, में, ग्रेड क्या। mostly A stars or A. अच्छा शाबाश, गुड। चले अब बेटा ऐसा करते हैं Thank कि कुछ बच्चों से बात कर लेते हैं, क्योंकि फिर टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाएगा ना, क्योंकि एक ही घंटे की क्लास है आज। सही है, चलो अभी बाकी बातें मैं बाकी बच्चों से बाद में कर दूंगा ना। फातिमा शाहिद बताएंगे जल्दी से बेटा। फातिमा शाहिद, प्रीवियस स्कूल बताओ, ग्रेड बताओ फिजिक्स में जल्दी से। फातिमा की आवाज़ नहीं आ रही। चलें, जवेरिया अमित, जवेरिया ओपन योर माइक।
प्रीवियस स्कूल बताओ बेटे जल्दी से और ग्रेड बताओ। Sir, the Progress School, and जी my grades were like A or B, but in mocks I got A star. अच्छा शाबाश गुड। ये प्रॉब्लम ये जो गुलशन में पीछे इधर ही ना 12 के पास ये वाला। Yes, sir. अच्छा अच्छा चलो बेटा मायदा अनवर जल्दी से बताओ बेटा फिर हम आगे चलते हैं। मायदा अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी सर। सलाम बेटा Sir, बताइए प्रीवियस। I Shaheen Public School and I'd mostly get A's in physics. अच्छा वेरी गुड चलो अच्छा बेटा अभी फिलहाल जो है ना हम इतने ही बच्चों से बात कर सकते हैं है ना क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम बाकी बच्चों से बात कर लेंगे और जब आप आएंगे तो हम बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे को जो है वो इंट्रोड्यूस कर लेंगे आपस में ना। सही चलो अब हम बेटा शुरू करते हैं अपना काम। सही एक बात बेटा मैं आपको बताऊं कि चलो बल्कि मैं अपनी वन नोट खोल लेता हूँ और वहां से आपसे बात करता हूँ बेटा। सही है ये है हमारी वन नोट ठीक है। बच्चों हम कर रहे हैं एडवांस सब्सिडियरी लेवल फिजिक्स ओके दैट इज एएस फिजिक्स। एएस फिजिक्स क्यों कहते हैं बिकॉज इट इज एडवांस सब्सिडियरी लेवल फिजिक्स। बेटा इसके बाद वाला साल A2 का ईयर कहलाता है या ए लेवल्स कहलाता है ये एएस लेवल कहलाता है जो आप पढ़ रहे हैं बेटा। अच्छा एज फार एज असेसमेंट स्कीम ऑफ असेसमेंट इज कंसर्न्ड इन एस लेवल बेटा एस लेवल में आपको 3 पेपर देने होंगे पेपर 1 पेपर 2 एंड पेपर 3। बेटा सब्जेक्ट कोड की बात करूं तो सब्जेक्ट कोड 9702/1 2 या 3 हो सकता है ना। 9702/1 होगा तो पेपर 1 है, /2 होगा तो बेटा पेपर 2 है, /3 होगा तो पेपर 3 यानी प्रैक्टिकल का पेपर है। और इसके साथ साथ बेटा होता है पेपर 2 होगा तो 2-1 2-2 2-3 लिखा होता है। पेपर 3 होता है तो 3-3 3-4 लिखा होता है। पाकिस्तान में बेटा 9702 के जो वेरिएंट होते हैं वो 3-3 या बेटा 3-4 होते हैं है ना। यानी पेपर 3 का वेरिएंट नंबर 3 और वेरिएंट नंबर 4 जो है वो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए हमारे रीजन के लिए सही। तो इस पेपर को आप देने जा रहे हैं। अच्छा स्कीम ऑफ असेसमेंट की बात करूं बेटा तो स्कीम ऑफ असेसमेंट मतलब बेटा कौन सी पेपर की बेसिस पे यू विल बी असेस्ड इन द एग्जाम वो ये 3 पेपर है बेटा पेपर 1 पेपर 2 और पेपर 3 ये आपको बेटा एएस में देने। सो पेपर 1 मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन का पेपर है बेटा 1 आवर 15 मिनट्स का है 40 मार्क्स है। वेटेज एस लेवल में अगर 100% लगाएं तो उसका वेटेज जो है 100 में से 31% है। क्वेश्चंस का पेपर होता है 1 आवर 15 मिनट्स का 60 मार्क्स का। सबसे ज्यादा वेटेज बेटा 46% इसकी है। जबकि हमारा पेपर यानी पेपर 3 जो है जिसे एडवांस प्रैक्टिकल स्किल्स कहते हैं इस पेपर का नाम है बच्चों एडवांस प्रैक्टिकल स्किल्स सही। एंड द लेंथ ऑफ द पेपर इज 2 hours and it carries 40 marks as it carries 40 marks and so its weightage is 23% सही है among all these 3 papers। तो 23% वेटेज जो है वो एएस में है और ए लेवल में मतलब ए लेवल का रिजल्ट पूरा मिला के बनता है ना एएस और ए लेवल यानी एएस और ए2 मिला के बनता है। तो बेटा अगर पूरे ए लेवल में देखें तो इसकी वेटेज 11.5% है। एएस में देखें तो 23% है सही है। तो एज फार एज द वेटेज इज कंसर्न वेटेज इज लो सही है बेटा वेटेज तो कम है लेकिन बेटा उसके बावजूद है ना ये एक अहम पेपर है क्योंकि वेटेज तो है ना यार और 23% तो है और एएस में
है ना, अफेक्ट करता है यकीन। यहाँ पर जो एस में है ना बेटा, वहां पे परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस बेस्ड एग्जाम होता है, आपने प्रैक्टिकल करके दिखाना होता है ना, कोई एटीपीज वगैरह नहीं है जैसे आपने ओ लेवल में किया था, है ना। ओ लेवल में सिंपलेस्ट पेपर जो है वो एटीपीज होता है, सही है, जिसमें आपको बहुत आसानी होती है स्कोर करने में। लेकिन एज फार एज P3 इज कंसर्न, P3 मुश्किल है। P3 इन दिस सेंस मुश्किल है बेटा कि बच्चों का एक के बच्चे जो है वो प्रैक्टिकल की परफॉर्मेंस से यूज टू नहीं होते, क्योंकि जब आप ओ लेवल में पढ़ते हैं तो आपको आप जानते हैं स्कूल कितने प्रैक्टिकल कराते हैं, इतने प्रैक्टिकल नहीं कराते, लैब में इतना नहीं लेके जाते। और अभी तो ये कोविड की वजह से बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं बेटा, है ना। तो बहरहाल जब आप यहाँ पर आएंगे तो ये जो भी एग्जाम इसका होगा बेटा वो होगा परफॉर्मेंस बेस्ड, तो आपको परफॉर्म नहीं, वो हम सब आपको सिखाएंगे कैसे करते हैं। मुश्किल होता है, छोटी छोटी बातें होती हैं जिनमें मार्क्स जो है वो कट जाते हैं, तो इसीलिए जो है उनका डिफिकल्टीज ऑफ द पेपर, ओके, वो हम बात करेंगे। अच्छा, इसके अलावा बच्चों जो पेपर 3 है उसमें आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम में उसकी जो ब्रेकअप है वो किस तरह का है बेटा, उसकी हम बात करेंगे अभी। अच्छा, ये पेपर 4 और पेपर 2 जो है, पेपर 5 जो है वो A2 में है ना, और ये इसमें आपके साथ ये पेपर है। अच्छा, फिर बेटा अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो ये सारी चीजें जो है ना, जो CI की ने बताया आपको ना, और जो बातें जरूरी है वो बताऊंगा मैं आपको। बेटा 2 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन जो है वो एक ऐसा क्वेश्चन होता है बेटा, लंबा सवाल होता है ये ना, सही है। तो ग्राफ प्लॉट करेंगे, मतलब के लिए आता है ना। इस क्वेश्चन के बेटा 20 मार्क्स होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के भी और क्वेश्चन नंबर 2 के भी, इस तरह 40 मार्क्स बनते हैं। एंड एज फार एज क्वेश्चन नंबर 2 इज कंसर्न, क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा आपने ग्राफ प्लॉट नहीं करना, है ना। तो अगर हम बहुत ही आम से अल्फाज में बेटा डिफरेंस बताएं ना क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 का, तो बोलेंगे क्वेश्चन 1 यार ग्राफ वाला क्वेश्चन होता है ना, और जो है क्वेश्चन 2 जो है वो उसमें ग्राफ प्लॉट नहीं करना होता, क्वेश्चन 1 जरा लेंदी होता है, उसमें ज्यादा टाइम लगता है, और क्वेश्चन 2 जो है वो जल्दी से हो जाता है, उसमें इतना टाइम नहीं लगता। 2 क्वेश्चन आने का मतलब ये है बेटा कि यू विल बी performing 2 practicals in the CAIE exam। अच्छा, तो हो जाते हैं, कोई से मसला नहीं, जाया प्रैक्टिकल करेंगे आप, और एक प्रैक्टिकल का 1 घंटा देते हैं एग्जाम में बेटा, जब तक वो 1 घंटा पूरा नहीं होगा दूसरे प्रैक्टिकल पे आपको पूरा हो जाता है। आपने प्रैक्टिकल कंप्लीट किया नहीं कि 1 घंटा पूरा अगर हो गया तो आपको दूसरे प्रैक्टिकल पे बेटा स्विच कर देंगे, तो फिर उसके लिए अगर बेटा क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं तो उसमें मार्क्स एलोकेशन कुछ इस तरह की है ना, ये आपको जो है वो मिल भी जाएगी, और इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं, मैं सारी बातें आपको बताता रहूँगा क्या करते हैं, है ना। ये मैंने आपको बस दिखा दिए कि ये मार्क्स एलोकेशन है ना। इसमें बेटा पहले तो ये बता रहा है मैनिपुलेशन, मेजरमेंट एंड ऑब्जर्वेशन करनी है, मतलब प्रैक्टिकल में जो भी अपैरेटस होगा उसको आप कैसे हैंडल करते हैं, किस तरह प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, मैनिपुलेशन,
मेजरमेंट मतलब बेटा उसमें किन किन चीजों की रीडिंग लेनी है, उसको कैसे मेजर कर रहे हैं, किस तरह ऑब्जर्व करके मेजर कर रहे हैं, इस चीज के बेटा 7 मार्क्स होते हैं, है ना, 7 मार्क्स इसके। अब इसके भी सब डिवीजन है, सही है। डेटा कलेक्ट करने के 5 मार्क है, रेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज का 1 मतलब है। जब प्रैक्टिकल परफॉर्म कराऊंगा ना बेटा, ये सब बातें बताता रहूंगा। अभी हवा में बताऊंगा तो आपको पता नहीं चलेगा, बस इंट्रोड्यूस करा देते हैं कि अच्छा इस चीज के इतने मार्क्स होते हैं, ये होता है वो होता है बस। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड ऑब्जर्वेशंस, 6 मार्क्स किसके होते हैं बेटा, इसमें आप टेबल ऑफ रिजल्ट बनाते हैं, ऑब्जर्वेशन कॉलम बनाते हैं, फिर उसमें डेटा को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, मतलब रीडिंग्स को कैसे लिखते हैं, ऑब्जर्वेशंस और कैलकुलेशंस जो है वो कैसे करते हैं, उसके 2 मार्क्स हैं। टेबल ऑफ रिजल्ट का 1 मार्क है, सही है। फिर ग्राफ बनाने के 3 मार्क्स हैं बेटा, ये सब चीज इसमें आती है। फिर एनालिसिस, कंक्लूजन एंड इवेल्युएशन के ओवरऑल 4 मार्क्स हैं, जिसमें से 2 मार्क इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ के हैं और ड्राइंग कंक्लूजन के हैं। मतलब बेटा ग्राफ जो प्लॉट करोगे उसका, उसकी इंटरप्रिटेशन मतलब उस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या आ रहा है, उसका वाई इंटरसेप्ट वगैरह क्या है ना, ये इसके 2 मार्क्स हैं। फिर ड्राइंग कंक्लूजन बेटा यानी रिजल्ट निकालना, जो चीज रिजल्ट, जैसे फर्ज करें बेटा जी की वैल्यू निकालनी है, वो कितनी आई, है ना, कोई टाइम पीरियड नोट करना है वो कितना आया, तो वो रिजल्ट जो बनेगा ड्राइंग कंक्लूजन में आएगा बेटा, और उसके 2 मार्क्स हैं। अच्छा, अगर आप इन मार्क्स को टोटल करें 7, 6 और 4 तो ये बने 17, टोटल मार्क्स तो 20 होते हैं। तो 3 मार्क्स जो है बेटा वो मुख्तलिफ जगहों पे वो एलोकेट कर सकता है ना, कहीं भी एलोकेट करते हैं, वो लिखा हुआ है इसमें कि वो पेपर टू पेपर ये चीज वेरी करती है, सही है, वो उसकी मर्जी है, कहीं भी एलोकेट करे, किसी चीज में भी एलोकेट कर दे, सही। तो ये मार्क्स तो कंफर्म है, जो हमने 17 बताए ना, 3 मार्क्स इधर उधर वो कर सकता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में भी सही 17 मार्क्स, 17 मार्क्स तो जो है वो कंफर्म होते हैं, इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। बाकी 3 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन वो कहीं भी कर सकता है, सही है। इसमें भी वही मैनिपुलेशन, मेजरमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, इसके यहाँ पे 5 मार्क्स है, वहाँ पे 7 थे। ये उसकी बेटा जो है वो ब्रेकअप है कि भी सक्सेसफुल डेटा कलेक्शन के इतने, क्वालिटी ऑफ डेटा के इतने, क्वालिटी ऑफ डेटा बताएंगे ये सब चीज क्या होती है। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड ऑब्जर्वेशन, उसके 2 मार्क्स है, यहाँ टेबल तो बनता नहीं है। फिर एनालिसिस, कंक्लूजन एंड इवैल्यूएशन जो है उसके 10 मार्क्स है। ड्राइंग कंक्लूजन का 1 मार्क, एस्टिमेटिंग अनसर्टेनिटी वो बताएंगे आप, थ्योरी में चैप्टर नंबर 2 में अनसर्टेनिटीज पढ़ोगे कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है ना, परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या है, वो आप पढ़ेंगे, हम भी बताएंगे यहाँ पर आपको ना, सही है। फिर आइडेंटिफाइंग लिमिटेशंस और फिर सजेशन ऑफ सजेस्टिंग इम्प्रूवमेंट्स, इसके 4 मार्क्स, सबसे ज्यादा मार्क्स इस चीज के हैं। तो ये जो प्रैक्टिकल होता है ना क्वेश्चन नंबर 2 का, उसमें बच्चों आप बताते हो कि इस प्रैक्टिकल में क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या लिमिटेशन है, उनके बारे में लिखोगे, 4 मार्क्स उसके हैं, 4 पॉइंट्स लिखने होते हैं। फिर बताएंगे कि ये जो डिफिकल्टीज प्रैक्टिकल में है, इसकी लिमिटेशन है ना, इसमें जो प्रॉब्लम्स हो रही है उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट्स कैसे कर सकते हैं, उसमें हम सजेस्टिंग इम्प्रूवमेंट वाला सेक्शन करेंगे, उसके भी 4 पॉइंट्स लिखने होते हैं, 4 मार्क्स होते हैं, सही बेटा। तो ये क्वेश्चन निस्बतन आसान होता है और जल्दी भी हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 के मुकाबले में। हम आपको बताएंगे एग्जाम में किस तरह से बेटा टाइम मैनेजमेंट की जाती है कि आपका टाइम जाया ना हो। एग्जाम के करीब जो है वो हम एक वर्कशॉप करते हैं बाकायदा बेटा, उसमें सारी चीजें जो है समअप करते हैं, बड़ी खास खास बातें बताते हैं, उससे बड़ा बच्चों को फायदा होता है ना। और जो बच्चे इन बातों पे अमल करते हैं, जो हम बताते हैं बेटा, जिस तरह हम लेके चलते हैं उसी तरह आप चलेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा ग्रेड प्रैक्टिकल में आपका आएगा, है ना। और यहाँ बेल्स कॉलेज में तो आप रिकॉर्ड है कि मतलब जो मेरे पास बच्चे होते हैं, सही ना, तो ये आप इंशाल्लाह इसको अगर आप जिस तरह मैं बोलूँगा वैसे करते रहेंगे बेटा, तो बहुत अच्छी तरह से आपकी ग्रेडिंग इसमें तो कंफर्म इंशाल्लाह आपकी आएगी, ठीक है। क्योंकि हम बच्चों को गुजारते ऐसे प्रोसेस से, इस तरह से उसको सारा साल बिजी रखते हैं बेटा, कि वो खुद ब खुद जो है आखिर में ना, बल्कि मतलब आप समझ लेंगे मिड टर्म के बाद दूसरी टर्म जब शुरू होती है तो बच्चे इस काबिल हो जाते हैं कि वो कहते हैं सर हम खुद से कर लेंगे प्रैक्टिकल,
उनको थोड़ा सा गाइडेंस देते हैं हम, वो खुद प्रैक्टिकल करने के काबिल होते हैं। सही, जो बच्चे अच्छा काम करते हैं वो खुद ब खुद प्रैक्टिकल कर लेते हैं। अच्छा चलो आगे चलते हैं बेटा, शुरू करते हैं। अच्छा मैं शुरू करता हूँ अपने हिसाब से भाई, मैं क्योंकि लैब टीचर नहीं हूँ, मैं सिर्फ प्रैक्टिकल का टीचर नहीं हूँ, थ्योरी टीचर हूँ, लिहाजा मैं बात अपने हिसाब से करता हूँ। मैं फिजिक्स से शुरू करता हूँ। मैं अपने बच्चों से ये भी पूछ लेता हूँ कि बेटा फिजिक्स जो है असल में होती क्या है। आपको मालूम है ना, यू स्टार्टेड स्टडिंग फिजिक्स एज अ सेपरेट सब्जेक्ट व्हेन यू वर इन ओ लेवल्स, है ना। तो मुझे बेटा फीफा के स्टार आता रहा है भाई। हाँ फीफा जल्दी बोल बेटा, फिजिक्स क्या होती है। रिस्पॉन्ड तो सबको करना है, सही या गलत, रिस्पॉन्ड करना है सबको। कोई बात नहीं, पता है नहीं हो कुछ भी हो, लेकिन माइक खोल के बेटा आंसर करना है जरूर, है ना, क्योंकि आपके टीचर आपसे कह रहे हैं तो आपको आंसर तो देना चाहिए ना। Sir, physics is the branch of science. होती है भाई, ब्रांच ऑफ साइंस भी होती है, अच्छी बात है। बायोलॉजी भी ब्रांच ऑफ साइंस है, तो बायोलॉजी फिजिक्स में क्या फर्क हुआ, है ना Sir, बेटा। I'm saying that physics is the study of स्टडी ऑफ व्हाट, चलो कोई बात energy नहीं। and matter. अच्छा अब्दुल रहमान, अच्छा अब्दुल रहमान नहीं बता रहे, नहीं पता यार, माइक खोले जरूर, नहीं पता कोई बात नहीं यार, हम कोई आपको कोई सजा वजह थोड़ी देंगे, बच्चे सब एक दूसरे के क्लासमेट जो है उनसे कोई वो नहीं होता बेटा, है ना, शर्माने की जरूरत नहीं होती। अलिशबा वसीम, अलिशबा, अच्छा अलिशबा भी नहीं बताना जा रही भाई। Yes, sir. Your voice was lagging. That's why I could not hear. कैन यू हियर मी नाउ, Yes, sir. Yes. कैन यू just tell me what is physics। Sir, it's a branch of a science that deals with matter and energy. हाँ चलो किसी हद तक सही है बात। अच्छा बेटा चलो हम बात करते हैं ना, बहुत सारे बच्चे फिजिक्स पढ़ते तो हैं बेटा, लेकिन फिजिक्स की डेफिनेशन, अब ये तो बात कंफर्म है बेटा, एग्जाम में ये थोड़ी पूछेगा फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है, लेकिन कम से कम यार आप एज अ आपका सब्जेक्ट आपको पता तो होना चाहिए कैसे डिफाइन करते हैं बेटा। It is the study of matter and energy and the mutual interaction between them through forces, है ना। मैटर एनर्जी का रिलेशन पढ़ रहे होते हैं, मास और एनर्जी का रिलेशन पढ़ रहे होते हैं फिजिक्स में बेटा, है ना। और जो है वो इंटरेक्शन पढ़ते हैं जो मैटर और एनर्जी के दरमियान है थ्रू फोर्सेस, फोर्सेस की वजह से होता है। अच्छा फिर एक और डेफिनेशन है कि इट इज द स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर एंड देयर एप्लीकेशन टू नॉन लिविंग थिंग्स। फिजिक्स में लॉज ऑफ नेचर पढ़ते हैं और उनकी एप्लीकेशन पढ़ते हैं नॉन लिविंग थिंग्स पे। बेटा फिजिक्स ना असल में और फिजिकल बायोलॉजिकल साइंसेज में साइंस की वो ब्रांचेस आती हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, और बेटा जो फिजिकल साइंसेज है उसमें वो साइंस की ब्रांचेस आती हैं विच आर रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग थिंग्स। तो फिजिक्स के जो भी लॉज हैं बेटा वो नॉन लिविंग थिंग्स पे अप्लाई होते हैं, है ना। बहुत सारे लॉज ऑफ नेचर हैं जो हम पढ़ते हैं और वी डोंट नोटिस, वी कम अक्रॉस डेली, है ना, दोज लॉज ऑफ नेचर बट वी डोंट नोटिस देम यूजुअली। जैसे बेटा सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, this is just according to Kepler's law of planetary motion, है ना, which is one of the laws of nature। इसी तरह बेटा कि if I want to set an object into motion, then what I'm supposed to do, can you tell me? If I want to set an object into motion, then what I'm supposed to do, any one of you tell me। Sir, apply force. Sir, could you please repeat the question? But I'm asking, if you want to set an object into motion, one object is lying on the table, okay,
and you just want to set it into motion, then what are you supposed to do? Sir, exert a force on it. डेफिनेटली बेटा, शाबाश। क्या करेंगे भाई? फोर्स लगाएंगे। हमें फोर्स, इसका मतलब बिहाइंड एवरी मोशन देयर इज सम फोर्स, है ना। दिस इज जस्ट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो कि लॉज ऑफ नेचर है बेटा, उनसे रिलेटेड है। सही। इसी तरह बहुत सारे लॉज ऑफ नेचर हम बेटा फिजिक्स में पढ़ते हैं और उनको अप्लाई करते हैं बेटा कहाँ पर? नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर, और लाइफ की लग्जरी, इसकी जो है वो तरक्की को एंजॉय करते हैं, है ना। आजकल जो भी आप तरक्की देखते हैं ना बेटा, ज्यादातर वो फिजिक्स की जो है वो तरक्की की वजह से। सही है। जैसे बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैं आपसे आप क्लास ले रहा हूँ लैपटॉप पर आपसे ऑनलाइन, ये सब फिजिक्स की तरक्की की वजह से। फिजिक्स की एक ब्रांच होती है इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, उसकी तरक्की की वजह से ये सब पॉसिबल हो रहा है। सही है। इसी तरीके से बेटा लाइव मैचेस देखते हैं सैटेलाइट के थ्रू, ये भी फिजिक्स की वजह से, है ना। एटॉमिक एनर्जी या न्यूक्लियर बॉम्ब जो है उसकी टेस्टिंग वगैरह करते हैं, और उसकी बेसिस पे चाहे तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के क्राइसिस जो है वो खत्म हो जाए, ये सब फिजिक्स की वजह से। सही है। तो ये इसीलिए हम कहते हैं। इसी तरह कंप्यूटर के बाद सुपर कंप्यूटर्स, वो फिजिक्स से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की तरक्की ने बेटा हमारी जिंदगी को लग्जरियस बना दिया है, और इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स की एक अहम ब्रांच। चलो ये बात होगी। अच्छा, एक बात और बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि फिजिक्स जो है वो एनर्जी और मास का इंटरेक्शन होता है, एनर्जी और मैटर का इंटरेक्शन होता है, तो इनके इंटरेक्शन की बेटा एक बहुत ही मशहूर इक्वेशन है, वो क्या है? जल्दी बताओ शाबाश। वो इक्वेशन क्या है? आपने पढ़ी हुई है बेटा, वो लेवल में भी पढ़ी है। वो है E इक्वल्स MC²। पढ़ा है ना बेटा, E इक्वल्स MC²। mc²। सही है। हाँ, ये इसको कहते हैं आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन। एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ साइंटिस्ट, वेरी वेल नोन साइंटिस्ट, बल्कि जितने भी फिजिक्स के साइंटिस्ट उनमें सबसे ज्यादा जो इसको माना जाता है ना। तो E इक्वल MC² एल्बर्ट आइंस्टाइन की मास एनर्जी रिलेशन कहलाती है बेटा। इसमें E एनर्जी है, M मास है, और C² क्या है बच्चों? जल्दी बताओ, C² क्या है? Who's going to tell me about what is C², my dear? Speed of light square. स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर है, लेकिन अगर हम सिर्फ C² बोले तो इसको कहेंगे ये है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। सही है। क्यों? कौन से प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है बेटा? इसका कि एनर्जी और मास एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अच्छा, अगर बेटा मैं ऐसे लिखता हूँ कि एनर्जी मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सही है, तो अलिश्मा बताएगी। अलिश्मा, तो तुम बताओ बेटा कि मास यहाँ कांस्टेंट है या नहीं है? मास यहाँ कांस्टेंट है या नहीं, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो? अलिश्मा। Sir, yes, can you repeat it again? मैं ये कह रहा हूँ बेटा, मैंने लिखा E प्रोपोर्शनल टू M, तो बताओ मास कांस्टेंट है या नहीं? M माने No, मास है। sir. No, sir. मास तो कांस्टेंट, क्योंकि भाई E और M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब चेंज हो रहे होंगे, जब भी तो प्रोपोर्शनलिटी लिखी है। तो ये मॉडर्न फिजिक्स की इक्वेशन है बेटा ये। और मॉडर्न फिजिक्स में मास कांस्टेंट नहीं रहता, है ना। क्लासिकल फिजिक्स में आपने पढ़ा है मास कांस्टेंट, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं, वो चेंज होता है। और चेंज होता है, मास प्रोसेसिंग में मास गायब हो जाता है, वैनिश हो जाता है, और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जितना मास गायब होगा उतनी एनर्जी जो है वो मिलेगी, यानी एनर्जी और मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इस प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करके इक्वल टू लाएंगे बेटा, और कांस्टेंट लाएंगे, तो बेटा इस कांस्टेंट की जगह आएगा C²। तो इसका मतलब C² इस रिलेशन का, इस प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और M का मतलब है बेटा मास। इसको E इक्वल C² M के बजाय E इक्वल MC² लिखते हैं, ये ज्यादा मशहूर फॉर्म है।
सही समझ में आ गई बात बेटा? अच्छा, ये जो बात मैं बता रहा हूँ ना, ये ऐਵੇਂ ही फालतू में नहीं बता रही, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। आपका जो आखिरी चैप्टर होगा ना, उसके अंदर ये बताया जाएगा। ओ लेवल में भी कुछ पढ़ा है, तो मैंने थोड़ा बहुत आपको वैसे भी बेटा जो भी प्रॉब्लम होगा ना, आप थ्योरी में भी कोई प्रॉब्लम होगा, आप उससे पूछ सकते हैं, आई डोंट माइंड। सही है। अच्छा, इसके अलावा सी क्या है बेटा? सी है स्पीड ऑफ लाइट। कहाँ है बच्चों स्पीड ऑफ लाइट? स्पीड ऑफ लाइट किस जगह पे? हर जगह पे या किसी खास जगह पे? वैक्यूम। वैक्यूम में। वैक्यूम में बेटा, शाबाश, वैक्यूम में। और उसकी वैल्यू जो है वो क्या होती है? वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। Second minus. है ना? तो ये उसकी वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लाइट जो है वो अभी तक जो है वो इसके बारे में कहा जाता है कि भाई ये फास्टेस्ट जो है वो स्पीड के साथ, हाईएस्ट स्पीड्स के साथ ट्रेवल करती है। अच्छा, और भी बात आ गई है, लेकिन ऑथेंटिक अभी तक यही है। अच्छा, उसके बाद जो है बेटा, ये चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है, ये चीज़ ना, कि इसमें ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, ये आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन है। चलो, अब जब बेटा हम प्रैक्टिकल करने जाएंगे ना, तो प्रैक्टिकल में सबसे पहले हम करेंगे ऑसिलेशंस के प्रैक्टिकल। कौन से प्रैक्टिकल्स करेंगे बेटा? ऑसिलेशन वाले, है ना? और ऑसिलेशन के उन प्रैक्टिकल में एक चीज बड़ी अहम होती है, वो है सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम का इस्तेमाल बहुत होगा, है ना? या कोई चीज पेंडुलम की तरह से बिहेव कर रही होगी, उसका इस्तेमाल होगा। इसलिए बेटा मैं सबसे पहले क्लास में बता देता हूँ कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है, ऑसिलेशंस जो हैं वो क्या होती हैं, और जरूरी बातें हम उसको पहले क्लास में कर लेते हैं। अगर आप यहाँ फिजिकली मौजूद होते बेटा, तब भी ऐसी हम बता रहे होते ये बातें। ठीक है, चलो सबसे पहले बताऊंगा बेटा कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है। चलो शाबाश। देखो, सिंपल पेंडुलम जो है आपने ओ लेवल में पढ़ा भी होगा। कैन एनीबडी टेल मी अबाउट सिंपल पेंडुलम? बेटा नहीं पता तो कोई बात नहीं, अगर कोई बता सकता है तो बता दो बेटा। एनीवन ऑफ यू बता रहे हैं बेटा कोई? चलो मैं बताता हूँ, है ना। सिंपल पेंडुलम जो है बच्चों, वो असल में एक अरेंजमेंट है। कैसी अरेंजमेंट है भाई? जिसमें एक पॉइंट मास को, पॉइंट मास का मतलब होता है बेटा छोटा सा मास, या पॉइंट मास का मतलब होता है बेटा ऐसा मास जो कि छोटी सी जगह में कंसंट्रेटेड हो। जैसे मेटेलिक बॉब आपने देखा होगा, मेटेलिक बॉब आपने देखा है, वो मेटेलिक बॉब भारी होता है लेकिन उसकी वॉल्यूम कम होता है, छोटा सा बॉब होता है, इसका मतलब वॉल्यूम कम है और मास अच्छा खासा होता है। ऐसे मास को कहते हैं पॉइंट मास, है ना। अब इस ये फर्ज करो बेटा क्या है, ये है पॉइंट मास। ये बना हुआ भी है लेकिन मैं बना के समझा रहा हूँ ताकि बेहतर समझ में आए। पॉइंट मास, या जैसे बेटा हमारे लिए पॉइंट मास क्या होगा लैब के अंदर, वो होगा मेटेलिक बॉब, है ना। अच्छा, अब इसको जो है ना मैंने एक धागे से बांध दिया, इसमें हुक लगा होता है ऐसे, है ना। उससे बेटा मैंने इनफ्लेक्सिबल थ्रेड से इसको बांध दिया, गैर लचकदार धागा, मतलब इनफ्लेक्सिबल थ्रेड या स्ट्रिंग से उसको टाई किया, और बेटा फिर हार्ड रिजिड सपोर्ट से सस्पेंड कर दिया। इस अरेंजमेंट को कहते हैं सिंपल पेंडुलम। सही है। तो सिंपल पेंडुलम को डिफाइन करूं तो मैं कहूंगा कि सिंपल पेंडुलम इज एन अरेंजमेंट इन विच अ पॉइंट मास इज सस्पेंडेड टू एन इनफ्लेक्सिबल थ्रेड या इन इलास्टिक थ्रेड। इन फ्लेक्सिबल या इन इलास्टिक एक ही बात है बेटा, इन इलास्टिक थ्रेड या स्ट्रिंग उससे बांधते हैं, और इस हार्ड रिजिड सपोर्ट, है ना, हार्ड जो है वो रिजिड सपोर्ट के साथ इसको लगा देते हैं बेटा, सस्पेंड कर देते हैं। रिजिड यानी सख्त, हार्ड सपोर्ट, है ना। जैसे बेटा जो जिस लैब में स्टैंड का क्लैंप होता है वो हम सब दिखाएंगे आपको ना। सही है। अच्छा, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है स्कूल बेटा खुल जाए, आशुरा के बाद खुल जाए तो फिर आप लैब में ही आएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करना चाहूँ तो कैसे बोलूँगा? कहूँगा बेटा कि सिंपल पेंडुलम इज एन अरेंजमेंट इन विच अ पॉइंट मास is tied to an inflexible thread and suspended by a rigid support. चलो भाई हो गई बात।
जब किसी पेंडुलम को छेड़ते हैं, कैसे छेड़ेंगे भाई, यहाँ से पकड़ेंगे और उसको यहाँ तक ले आएंगे, ऐसे पेंडुलम को, है ना, ये पेंडुलम यहाँ जाएगा बेटा, यहाँ तक ले आएंगे। जब इसको छोड़ देंगे तो ये पेंडुलम क्या करेगा बच्चों, ये पेंडुलम दोनों तरफ जो है वो मूव करेगा। इसी को तो कहते हैं ऑसिलेट कर रहा है, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, दोनों तरफ बेटा ऑसिलेट करेगा। इसका मतलब अगर पेंडुलम को जो है मूव कराना होता है या मोशन में उसको सेट करना होता है तो बेटा वो ऑसिलेटरी मोशन करता है, इट एग्जीक्यूट्स ऑसिलेटरी मोशन, है ना। तो ये बात हमने की। अच्छा चलो अब आगे बात करते हैं बेटा, मैंने यहाँ पे ये सब लिखा हुआ आपके लिए ना, आप बोलेंगे तो इसकी स्क्रीनशॉट्स हम भेज देंगे आपको ना, सही है। चलो कह रहा है यहाँ सिंपल पेंडुलम को दिखाया हुआ बेटा, वही सारी बात सही। सिंपल पेंडुलम क्या, एक पॉइंट मास लिया, उसको इनफ्लेक्सिबल थ्रेड से टाई किया और हार्ड रिजिड सपोर्ट से लटका दिया, ठीक है भाई। फिर यहाँ लिख भी दिया कि इट इज एन अरेंजमेंट इन विच अ पॉइंट मास that is metallic bob is tied to an inflexible or inextensible or inelastic string and suspended by a rigid support is called simple pendulum, सही। अब ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ बेटा कि हमारा लैब में ना बार बार इससे वास्ता पड़ेगा। अच्छा अब एक ये वाली, ठीक है बेटा, ये जो मेटेलिक बॉब है ना, इस बॉब का कुछ ना कुछ रेडियस होगा, इसको कहते हैं आर। आमतौर पे ये बेटा 1 सेंटीमीटर का होता है, आपको नापने की जरूरत नहीं है, ये 1 सेंटीमीटर का ही होता है। अच्छा अब एक और चीज, इसमें कुछ लेंथ है उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ बेटा, सही है। सुनो, आपको नजर आ रहा है कि इस पॉइंट से फर्ज कर लो, ये पॉइंट है ओ और ये पॉइंट है बेटा पी, ओ से लेकर पी तक, है ना, एक डिस्टेंस नजर आ रहा है, इसको कहते हैं बेटा लेंथ ऑफ पेंडुलम, यानी सपोर्ट से लेकर, रिजिड सपोर्ट से लेकर बेटा लेंथ ऑफ पेंडुलम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, सही। अच्छा अब ये जो कैपिटल एल लेंथ ऑफ पेंडुलम है ना, इसमें दो लेंथ्स आती है, एक तो स्मॉल एल और एक स्मॉल आर। बेटा स्मॉल एल जो है वो लेंथ ऑफ थ्रेड कहलाता है और स्मॉल आर जो है वो रेडियस ऑफ बॉब कहलाता है। नजर आ रहा है कि रेडियस ऑफ बॉब तो ये हो गया बेटा यहाँ से यहाँ तक, और ये लेंथ ऑफ थ्रेड कहाँ से कहाँ तक नापते हैं, रिजिड सपोर्ट से लेकर बेटा पॉइंट ऑफ सपोर्ट या पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेकर, हाँ भाई यहाँ तक, यहाँ तक बेटा सरफेस ऑफ द बॉब तक। जरा सुनो, इसके अंदर हुक शामिल है या नहीं है बेटा, हुक भी शामिल है, यानी हुक को लेंथ ऑफ थ्रेड का हिस्सा माना जाता है। तो दैट इज बाय वी से कि स्मॉल एल जो है वो लेंथ ऑफ थ्रेड तो है लेकिन इंक्लूडिंग हुक है, यानी ये जो हुक नजर आ रहा है बेटा, ये वाली हुक की जितनी भी लंबाई होगी वो भी लेंथ ऑफ थ्रेड का हिस्सा मानी जाती है। So this is what we have. So as far as small l is concerned, it is actually the length of the thread including hook, सही भाई। और r रेडियस ऑफ द बॉब है, 1 सेंटीमीटर होता है यूजुअली। तो लेंथ ऑफ पेंडुलम कैसे बनेगी, वो बनेगी बेटा, वो बनेगी ऐसे कि l इक्वल्स स्मॉल l प्लस स्मॉल r, यानी लेंथ ऑफ थ्रेड प्लस रेडियस ऑफ द बॉब, है ना, ऐसे बनती है। अगर बेटा पेंडुलम की लेंथ 80 सेंटीमीटर है, अगर पेंडुलम की लेंथ 80 सेंटीमीटर है तो बताओ जरा लेंथ कितनी रखनी चाहिए, हमें कितनी लेंथ रखनी चाहिए बेटा, लिखा हुआ है जल्दी से बता दो। 79 रखनी चाहिए, है ना, क्योंकि भाई एक 80 में से 1 सेंटीमीटर तो रेडियस होता है, अंडरस्टूड है, रेडियस 1 सेंटीमीटर होता है। तो अगर आपने 80 सेंटीमीटर का पेंडुलम बनाने हैं, यानी ऐसा पेंडुलम बनाना है whose length is 80 सेंटीमीटर, then you have to keep the length of thread 79, इससे 1 सेंटीमीटर कम रखते हैं क्योंकि 1 सेंटीमीटर तो रेडियस ऑफ द बॉब में चला जाएगा ना बेटा, इस वजह से। आई होप कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं बच्चों, जल्दी से सुनो, थोड़ी थोड़ी बातें और बताते। देखो जब कोई पेंडुलम मूव करता है बेटा तो ऑसिलेटरी मोशन करता है। इस ऑसिलेटरी मोशन के दौरान क्या क्या चीजें जल्दी जल्दी बताता हूँ बेटा,
एक तो होती है मीन पोजीशन एमपी, ये सब लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, आप पढ़ लीजिएगा। और एक दो पोजीशन होती है ईपी यानी एक्सट्रीम पोजीशन, और बीच वाली एक्सट्रीम पोजीशन या विद इन टू एक्सट्रीम पोजीशन। सही है भाई। अच्छा एक बात और बेटा, जब ये पेंडुलम है ना मीन पोजीशन से मूव करके एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाएगा तो बेटा वो अपनी इनिशियल पोजीशन से कुछ एंगल बनाएगा। द एंगल इट मेक्स है ना इज डिनोटेड बाय थीटा एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ स्विंग। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ स्विंग। ये लिखा हुआ बेटा थीटा एंगल ऑफ स्विंग है ना। एमपी और ईपी का भी मतलब लिखे हुए हैं, तो ये भी लिखा है पेंडुलम एग्जीक्यूट्स ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। सही है। उसको कौन सी होती है बेटा, टू एंड फ्रो मोशन होती है अबाउट मीन पोजीशन। टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द मीन पोजीशन उसको कहते हैं ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन, है ना बेटा। टू एंड फ्रो मोशन मीन पोजीशन के आगे पीछे। चलो इसके अलावा बेटा एक डिस्टेंस और दिखाया हुआ है, दिस डिस्टेंस इज x एंड कैन यू टेल मी अबाउट दिस डिस्टेंस बेटा, ये डिस्टेंस क्या है। ये डिस्टेंस असल में मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान डिस्टेंस है, एंड दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। व्हाट वी कॉल इट, एम्पलीट्यूड। तो बेटा एम्पलीट्यूड से भी हमारा वास्ता पड़ेगा। सही, तो इसलिए हमने ये बताया आपको कि एम्पलीट्यूड इज द डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। और क्योंकि ये एक्सट्रीम पोजीशन तक का डिस्टेंस है तो इसको ये मैक्सिमम भी होगा, तो हम कहते हैं कि एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ना ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन। बेटा मीन पोजीशन के वरना ट्वाइस ऑफ द एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो लिखा हुआ है कि एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन। जी बेटा, जो डिस्टेंस होगा हमारा मीन पोजीशन और एंड पोजीशन से, वो एक कर्व होगा ना? क्या डिस्टेंस? हम्म। हाँ वो असल में पता है क्या करते हैं बेटा, ये जब इसको ऑसिलेशन में सेट करते हैं ना, ऑसिलेट कराते हैं, तो हम इसको छोटे एम्पलीट्यूड पे ऑसिलेट कराते हैं। जब छोटे एम्पलीट्यूड पे यानी डिस्टेंस छोटा रखते हैं ना, मीन पोजीशन से छोटा डिस्टेंस रखते हैं, तो आपकी जो ऑसिलेशन होती है ना ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है। मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है बेटा, बीच में मीन पोजीशन है, तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है, ये कर्व नहीं होता। जब अच्छा, आप छोटा कर लेंगे ना बेटा एम्पलीट्यूड को तो कर्व होगा नहीं। हर प्रैक्टिकल में यही करते हैं, हम कहते हैं भाई एम्पलीट्यूड छोटा रखना, भाई एम्पलीट्यूड छोटा रखना, ताकि उसकी मोशन कर्व ना हो, स्ट्रेट हो, ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो। क्योंकि हमने बेटा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी यूज करनी होती है प्रैक्टिकल में, तो जरूरी है कि ऑसिलेटरी मोशन स्ट्रेट लाइन में ऑसिलेट करे या वाइब्रेट करे। आगे बेटा समझ में बात? गुड। तो इसीलिए कहते हैं, गुड क्वेश्चन आई वुड से, कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। सही बेटा, ये बातें हमने थोड़ी थोड़ी आपको बताई हैं। आज आपसे बेटा तारुफ करना था, आपसे बात करनी थी। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात रही। आपसे जब आप मिलेंगे अच्छे बच्चों को पढ़ाने में और मजा आता है। सही है। अच्छा, तो आज हम बेटा यहीं तक रखते हैं क्योंकि 1 घंटे की अलॉटेड क्लास थी आज। फिर नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह बात करेंगे। आई होप कि जितनी थोड़ी बातें मैंने आपको समझाई हैं बेटा, जो भी समझाया अभी वो आपकी समझ में आया होगा। आया बेटा समझ में? Yes, sir. Yes, sir. सबकी समझ में आया ना बेटा? अब ऐसी जो है ना, हम हर चीज आपको प्रैक्टिकल की समझाते रहेंगे, है ना। ये तो जो शुरू की बातें होती हैं वो बताई, ऑनलाइन में बताइए, लेकिन आप क्लास में भी होते ना तब भी मैं ऐसे ही बताता। सही है। अब बाकी जो इंशाल्लाह जब आप क्लास में होंगे तो और ज्यादा जो है वो अच्छा रहेगा। ठीक है, इंशाल्लाह होपफुली विल बी हैविंग आवर नेक्स्ट लैब इन द लैब फिजिकली। सही है। तो till then I would like to say Khuda Hafiz, bye bye, take care बेटा, अल्लाह हाफिज। Hafiz. अल्लाह हाफिज बेटा। Allah Hafiz, sir.